स्वागत है आपका देहरादून समाचार में। मैं हूं आपके साथ, माफ कीजिए, देवभूमि समाचार में मैं हूं आपके साथ। जो है इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि 26 जनवरी को समिति का कार्यकाल एक बार फिर खत्म हो रहा है। सरकार द्वारा यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया जा चुका है। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि यूसीसी के लिए गठित समिति 26 जनवरी तक यूसीसी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इस दौरान यूसीसी को लेकर विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर है। इस लिहाज से देखा जाए तो सरकार के पास 2 ही विकल्प बच रहे हैं, या तो समिति का एक बार फिर कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए, या फिर 26 जनवरी तक गठित समिति शासन को यूसीसी का मसौदा सौंप दे, ताकि यूसीसी को लागू करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गोवा जैसा जो हमारा राज्य है उसमें पहले से ही यूसीसी है। आप देखिए वहाँ पे कई धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, बहुत सारे सिख हैं, सभी लोग वहाँ रहते हैं, पारसी हैं। लेकिन ऐसे ही यूसीसी जिस तरीके से कांग्रेस बात करती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि ये हो, वो चाहते नहीं है कि हिंदू लड़कियाँ जो करती हैं, जो कर सकती हैं, वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को भी मिले, मुस्लिम महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर आगे बढ़े, एजुकेशन ले, नौकरी करे, अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी हो। शायद वो ये चाहते नहीं हैं। उनका एक सिस्टम है मुस्लिम धर्म को अपने अंदर काबू करने का, इसीलिए वो यूसीसी का विरोध करते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी और आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, उनके इनिशिएटिव से जो यूसीसी की हम बात करते हैं उसकी सराहना न केवल उत्तराखंड में होती है, जब हम पूरे देश भर में जाते हैं किसी भी प्रदेश में, तो मैं रिप्रेजेंट उत्तराखंड को करती हूँ, तो मुझे हर प्रदेश में लोग इसके लिए बधाई देते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी काम आपका प्रदेश करने जा रहा है। आपके मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार जो चर्चाएं हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा 2022 के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये प्राथमिकता थी कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जाए और उत्तराखंड पहला राज्य बने, और उसी के तहत एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने जो ड्राफ्ट है वो पूरा कर लिया है। जो कार्यकाल है वो 3 बार बढ़ाया गया, लेकिन 26 जनवरी को फिर वो कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, और जिसके बाद ये सूचना चर्चाएं हैं कि ये कार्यकाल दोबारा बढ़ाया जाएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि इससे पहले जो ड्राफ्ट है, कमेटी है, वो ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो यूसीसी है वो कभी धरातल पे नहीं उतरेगा, लेकिन जो सरकार है ये विश्वास जता रही है कि जो यूसीसी है वो ज़रूर धरातल पे उतरेगा और जनता उन पर विश्वास करे। अब देखना होगा कि यूसीसी का जो जिन सामने आया है दोबारा से, वो 26 जनवरी को एक बार फिर कार्यकाल बढ़ाया जाएगा, या फिर 26 जनवरी से पहले ही जो यूसीसी कमेटी है वो ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए। तुषार, 26 जनवरी को जो है समिति का कार्यकाल एक बार फिर से खत्म हो रहा है, जिसके चलते यूसीसी एक बार फिर से प्रदेश में सुर्खियों में है। देखिए बिल्कुल यार, यूसीसी की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव 2022 में जो उसकी चर्चा थी वो शुरू हुई थी, और यूसीसी का जो मकसद था कि उत्तराखंड में यूसीसी लाया जाएगा अगर भाजपा सरकार आएगी, और उसी के बाद भाजपा सरकार बनी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मई महीने में ये फैसला लिया कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, और इस कमेटी जो ड्राफ्ट कमेटी होगी वो ड्राफ्ट इस बनाएगी कि किस तरह से यूसीसी के जो कानून होंगे उसके अंडर में आएंगे, और उसी के तहत करीब ये यूसीसी का जो 3 बार का कार्यकाल बनाया गया। और इसी बीच अगर मैं बात करूं तो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है, और
जल्द ही ये राज्य सरकार कह रही है कि राज्य सरकार को जो कमेटी है वो ड्राफ्ट सौंपेगी, लेकिन जो 26 जनवरी को ये कार्यकाल खत्म होने वाला है उसके लगता है कि उससे पहले जो ड्राफ्ट कमेटी है वो ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी यूसीसी का। और जो यूसीसी राम मंदिर के साथ साथ जो यूसीसी कानून है वो भी प्रदेश में लागू होता हुआ नजर आएगा और पहला राज्य उत्तराखंड आज़ादी के बाद बन जाएगा, क्योंकि आज़ादी के पहले की बात करूँ तो गोवा ऐसा राज्य है जिसमें यूसीसी अभी भी लागू है। तो कहीं ना कहीं यूसीसी का जो इंतज़ार है वो राज्य सरकार कर रही है कि कब वो ड्राफ्ट कमेटी ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट उन्हें सौंपेगी ताकि इस पे जो आगे का काम है वो किया जा सके। लेकिन 26 जनवरी का जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है कि वरना कांग्रेस भी लगातार इसमें हमलावर होती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि हर बार जो कमेटी का कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाता है और जिसके कारण ये देखने को मिलता है कि लोगों को धूमिल करने का कोशिश की जा रही है राज्य सरकार द्वारा। और राज्य सरकार ये कह रही है कि हम पे विश्वास रखे, जिस तरह से राम मंदिर का जो निर्णय है वो आया और साथ साथ अगर बात करूं कि जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे वो धर्मांतरण कानून को लेकर हो या फिर नकल विरोधी कानून हो, तो तमाम जो कानून लाए गए हैं या फिर तमाम तरह की जो मुश्कर सिंह धामी की जो अध्यक्षता में जिस तरह से कार्य हो रहा है, विकास कार्य या फिर मैं कहूँ जी कानून लाए जा रहे हैं, तो उसमें यूसीसी भी जल्द आएगा। विश्वास रखे जो प्रदेश की जनता है और जल्द ही हम यूसीसी को धरातल पर उतारेंगे। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि 26 जनवरी से पहले की ये यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो यूसीसी की कमेटी राज्य सरकार को सौंपेगी और इसका जो आगे का काम है वो शुरू होगा, या फिर इसी तरह जो ये तलवार है या फिर कहा जा सकता है कि जो यूसीसी का जिन है वो इसी तरह इधर से उधर भटकता रहेगा और इसका कार्यकाल फिर एक बार बढ़ेगा। तुषार, हम अगर पक्ष विपक्ष की बात कर ले तो लगातार यूसीसी को लेकर जो है प्रदेश भर में जो है वार पलटवार जारी रहा है, लेकिन अगर हम सरकार की बात करते हैं तो वो हमेशा तत्परता जो है इसको लेकर दिखाती रही है। लेकिन क्या वजह है 3 बार इसका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा चुका है और समिति जो है वो रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है? देखिए, भाजपा सरकार का जो मेन मैनिफेस्टो था केंद्र की तरफ से मैं मानूं कि एक पहला था 370 हटाना और दूसरा था राम मंदिर का निर्माण और तीसरा है यूसीसी पूरे देश में लागू करना। और इसी के तहत अगर उत्तराखंड पहला राज्य बनता है तो कहीं ना कहीं इसका जो मॉडल होगा वो अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा। उसका जो ड्राफ्ट होगा उससे दूसरे जो राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया जाएगा। तो इसको एक बेहतर तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कोई भी चूक ना हो। और अगर इसे जब विधानसभा या फिर कहा जाए लोकसभा में जब इसे पारित करने की कोशिश की जाएगी, जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो आपके जो सरकार के पास पर्याप्त सवाल के जो उत्तर है वो भी होने चाहिए। तो इसके लिए जो समय है वो लग रहा है कि किस तरह से ये पूरी जो यूसीसी है उसको ड्राफ्ट बनाया जाए ताकि राज्य सरकार को दिया जाए कि अगर विपक्ष भी कोई सवाल पूछे तो उनके पास इसका उत्तर हो। साथ साथ उत्तराखंड और साथ साथ देश भर की बात करूँ, उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरह के लोग हैं और कई जो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं वो उनसे वार्ता करने की ज़रूरत है कि उनका जो कानून है वो किस तरह का है। क्योंकि एक तरह की इसमें मैरिज लॉ होगा, साथ साथ प्रॉपर्टीज़ के लॉज होंगे। क्योंकि हमने जो नॉर्थ माफ़ कीजिएगा जो असम मणिपुर जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं वो हेड होती है पूरे फैमिली की और वो उन्हीं के तहत ये पूरा मैरिज लॉ उनका अलग होता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं नॉर्थ इंडिया की तो नॉर्थ में जो मैन ऑफ द हाउस होता है तो जो बुजुर्ग होता है वो ही बड़ा होता है, वो उसके पास मैरिज के लॉज होते हैं। साथ साथ तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर्स हैं और अलग अलग कास्ट्स हैं। ऐसे में एकजुट होकर एक कानून बनाना होगा और इसी के तहत इसमें टाइम लग रहा है। अगर मैं बात करूं तो 26 तक ये माना जा रहा है कि ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा और ये उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं। जी, यूसीसी के लिए जो गठित समिति है वो 26 जनवरी तक अगर नहीं जो है रिपोर्ट नहीं सौंप पाती तो क्या लगता है फिर से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है इसका? जी बिल्कुल, अगर कमेटी का अगर ड्राफ्ट नहीं 26 जनवरी तक नहीं सौंप पाती अगर राज्य सरकार को तो इसका कार्यकाल बढ़ाना ही होगा और ये मजबूरन होगा। क्योंकि अगर ड्राफ्ट नहीं होगा तो क्या राज्य सरकार विधानसभा में पारित कर पाएगी? क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक विशेष सत्र जनवरी या फरवरी आचार संहिता से लोकसभा चुनाव की जो आचार संहिता लगेगी उससे पहले एक विशेष सत्र हो सकता है। क्योंकि 10% आंदोलनकारियों को जो 37 जो आरक्षण देना है उसको लेकर भी एक सत्र बुलाया जाएगा और उसी में
में ये चर्चाएं भी पूरे उत्तराखंड में है कि इसमें भी यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो विधानसभा में पारित किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का ये सवाल है कि ये केंद्र का मुद्दा है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। यूसीसी को अगर केंद्र ही पास करेगी, सिर्फ एक मोहरा और साथ साथ लेबोरेटरी उत्तराखंड को बनाई जा रही है। लेकिन अगर यूसीसी उत्तराखंड में आता है और उत्तराखंड पहला राज्य बनता है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सवाल उठा रही है उनमें एक चुप्पी हो जाएगी। तुषार, अगर हम यूसीसी की बात कर लें तो जो सरकार है और सरकार पर जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर है, तो अब जो है सरकार की तरफ से क्या इसको लेकर कोई सफाई सामने आई है? उन्होंने कुछ कहा है, इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है? देखिए, अगर सरकार की बात करूं, सरकार के भाजपा की बात करूं तो भाजपा का ये कहना है कि जनता को विश्वास रखने की ज़रूरत है। जो कांग्रेस है लगातार तुष्टिकरण की राजनीति करती है और जिसके कारण वो हिंदू मुस्लिम जो वोट बैंक है उसे पाने की कोशिश करती है। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो विकास की पार्टी है और विकास की धारा से देखती है कि सब सामान्य रहे। लोकतंत्र में भी अगर बात की जाए तो सबको सामान्य अधिकार दिया गया है और यूसीसी ऐसा कानून है कि जो सभी धर्मों को एकजुट रखेगा और साथ साथ एक कानून रखेगा। अगर हिंदू मैरिज एक्ट और साथ साथ मुस्लिम मैरिज एक्ट ये सब दोनों अलग अलग होता है तो कोर्ट्स को भी काफ़ी दिक्कत होती है इनमें प्रोसेसिंग करने में। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो कहीं ना कहीं एक कोर्ट होगा, एक फैसला लिया जाएगा ताकि जो लेट हो रही है अलग अलग जो धर्मों के लॉज बने हैं उसमें दिक्कतें ना हो। राज्य सरकार का ये कहना है कि लोगों को सब्र रखने की ज़रूरत है। एक बेटर यूसीसी का हमें पता है कि हम ड्राफ्ट लाएंगे और वो उससे कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल है पूरे देश भर में जाएगा और सभी राज्य उसे फिर अपने उत्तराखंड के जो यूसीसी जो लागू हुआ है उसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने राज्य में लागू करेंगे। जी तुषार, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अब सीएम धामी के निर्देश के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई है और उम्मीद है जल्द ही स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे हो जाएंगे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व में निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब उन सभी कार्यों को तेज रफ्तार से किया जा रहा है। ये 2016 में जब हरीश रावत जी की सरकार थी उन्होंने इस पे कवायद शुरू की। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मैं अध्यक्ष विधानसभा, मैंने भी थोड़ा एक प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से केंद्र से जो उनकी अनुमति थी उसको रोका गया है, अब हमारा ये प्रयास होगा कि जो आज हमारी विधानसभा, मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि जिस जगह आज की तारीख में विधानसभा है वहाँ जब सत्र चलता है, आप देखिए कितनी दिक्कत वहाँ की स्थानीय जनता को होती है, या जो बाहर से यात्री, श्रद्धालु या पैसेंजर बाहर से आगंतुक आते हैं। और तुषार गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जो है कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो है बयान दिया है, क्या कुछ कहा है उन्होंने? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी की तो 2016 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने उनकी एक योजना थी कि जो 100 देश के जो 100 शहर हैं उन्हें स्मार्ट बनाया जाएगा और इसके तहत जो देशवासी हैं और साथ साथ जो राज्यवासी हैं उनमें कहीं ना कहीं खुशी थी कि देहरादून को अब स्मार्ट बनाया जाएगा। जो सड़कें होंगी वो स्मार्ट होगी, साथ साथ जो आधुनिक तौर पर जो चीज़ें लगनी थी वो भी स्मार्ट होगी। लेकिन उसके विपरीत देखने को मिला। इन्वेस्टमेंट समिट की मैं बात पहले की मैं बात करूँ 5-10 दिन पहले की, तो काफ़ी जो काम है वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हुआ है और सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट समिट को लेके हुआ था। लेकिन जो स्मार्ट सिटी का कार्य था उसमें जरूर प्रगति उसमें मिली है। इन्वेस्टमेंट समिट के आप बहाने बोल सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिस तरह से जो कार्य है 50% हो चुका है और 2024 का जो टारगेट दिया गया है वो उसे आराम से या फिर ईजिली अचीव कर लेंगे। लेकिन एक जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसमें शायद देरी लग सकती है। लेकिन जो बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें स्मार्ट टॉयलेट्स बननी थी, स्मार्ट जो स्कूल्स हैं जो अंडर में आ रहे हैं पूरे देहरादून क्षेत्र में नगर निगम के, उनको स्मार्ट्स बनाया जाए। साथ साथ जो वाईफाई का जो नेटवर्क होगा ताकि जो लोग हैं वो इंटरनेट आसानी से यूज़ कर सके पब्लिक प्लेसेस में। इसके साथ साथ जो सड़कों का निर्माण करना था, जो पेयजल और साथ साथ जो सीवरेज की जो लाइनें बिछनी थी और साथ साथ जो इलेक्ट्रिक जो वायर्स थी उन्हें अंडरग्राउंड करना था, तो ये तमाम कार्य होने थे। लेकिन अगर मैं मानूँ तो इसका अभी फ़िलहाल 30 से 40% हुआ है और वो भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट समिट के लिए
हुआ है जब स्मार्ट सिटी का जो तेजी से कार्य था, लेकिन 4 सालों में मैं बोलूँ बहुत स्लो कार्य हो रहा है। जो समन्वय था जो विभागों में वो होना चाहिए था, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक विभागों में एक समन्वय बनाया है और जो स्मार्ट सिटी का कार्य है उसके बाद तेजी देखने को मिली है। और ये माना जा रहा है जो अल्टीमेटम है 2024 का, वो प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री हैं शहरी विकास मंत्री, उनका कहना है कि 2024 तक हम अधिकतम जो कार्य है 90% वो कर लेंगे। और कहीं ना कहीं जो आने वाली जो पीढ़ी होगी या 2025 तक मैं बोलूँ, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी की जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं जो फ़ायदा होगा वो धरातल पर ज़रूर दिखाई देगा। तुषार, उन्होंने कहा है कि सीएम धामी के निर्देश के बाद जो है स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी आई है, लेकिन जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार में यहाँ कमी देखी जा रही है, क्योंकि वो इतनी जल्दी तो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, ये खुद प्रेमचंद अग्रवाल शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि 2024 तक तो कार्य अधिकतम कार्य हो जाएंगे, लेकिन एक कार्य में फिलहाल देरी लग सकती है। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि 2024 में भी जो स्मार्ट सिटी है उसका कार्य लटक सकता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कि एक खुद मॉनिटरिंग करनी होगी, क्योंकि मॉनिटरिंग तो वो लगातार निर्देश तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक लगातार जो समन्वय है जो अधिकारियों से स्मार्ट सिटी के बारे में पूछना होगा कि किस तरह से जो कार्य है वो चल रहा है, कितनी गुणवत्ता के साथ वो कार्य चल रहा है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री एक एज अ मॉनिटर पूरी जो स्मार्ट सिटी का जो कार्य है वो संभाले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये कार्य चल रहा है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण इसमें होना था, जो पेयजल और साथ साथ सीवेज की जो लाइनें थी वो ऐसे में डल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो चुके थे। लोगों को आवाजाही में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इन्वेस्टमेंट समिट के आसपास तो सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे रह चुके हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा है कि जो पेयजल की लाइनें तो बिछ चुकी है, लेकिन अब दोबारा उसमें खुदाई होगी, क्योंकि उसमें सीवेज की लाइन नहीं डली है। ऐसे में विभागों को समन्वय बनाने की बहुत ज़रूरत है। PWD भी लगातार अगर पेयजल की जो लाइनें बिछ जाती है उसके बाद रोड बना देता है, लेकिन फिर दोबारा खुद जाती है सड़कें, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो ऐसे में समन्वय बनाने की बहुत ज़रूरत है विभागों को, और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक मॉनिटर की तरह या फिर एक हेड की तरह इसमें पूरा कार्य करना होगा, और बार बार जो गुणवत्ता और साथ साथ जो अधिकारियों से उनसे वार्ता करनी होगी कि किस तरह का पूरा कार्य चल रहा है। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल का जिस तरह से कहना है कि 2024 में। तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे खबरों की। धामी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र की तैयारी कर रही है। जैसे ही सरकार को यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी, उसे सदन के पटल पर रखने का काम किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को दिए गए आरक्षण का बिल भी सरकार सदन के पटल पर रखने का काम करेगी। जब यूसीसी रिपोर्ट मिल जाएगी के तुरंत बाद हम लोग विधानसभा सत्र लाने की तैयारी में, और अभी तक मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी भी वो हमारा ड्राफ्ट हमें मिले। इसीलिए हम चाह रहे थे कि जब यूसीसी का ड्राफ्ट मिल जाएगा तो हम दोनों विषय, यानी कि एक यूसीसी का भी और क्षैतिज आरक्षण जो हम आंदोलनकारी के जो हमने एक प्रवर समिति की रिपोर्ट हमने अध्यक्ष जी को सौंपी थी, उसको भी हम लोग विधानसभा में लाएंगे। उसमें व्यापक विचार विमर्श के बाद फिर वो आगे की तरफ अग्रसर होगा। और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश भर में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। वहीं डोईवाला चौक पर भी परवादून जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला चौक पर भाजपा का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की केंद्र सरकार और असम की राज्य सरकार के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे जानलेवा हमले और राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोके जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी केंद्र की भाजपा सरकार की निंदा कर रही है। इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता राहुल गांधी को अपना नेता मानता है, इसलिए उन पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूर्वोत्तर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई, और ये यात्रा मोहब्बत का पैगाम देते हुए पूर्वोत्तर से आगे बढ़ रही है। इस यात्रा का समापन 2 महीने बाद मुंबई में होना है, मगर जब ये यात्रा असम पहुंची तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा
एवं उनके गुंडों द्वारा रास्ते पर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की गई, बदतमीजियां की गई। मगर ये हद तो तब पार हो गई जब राहुल जी मंदिर जाने के लिए निकले। कल 22 तारीख को राहुल जी मंदिर के लिए निकले और मंदिर से राहुल जी को न्योता था, मंदिर की ओर राहुल जी निकले तो उनको रोक दिया गया, प्रशासन ने उनको रोक दिया। जब राहुल जी ने प्रशासन से पूछा कि मुझे यहाँ क्यों रोका है, तो प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था। ये इस देश में आखिरकार हो क्या रहा है? एक व्यक्ति मंदिर तक नहीं जा सकता है, उनको क्यों रोका जा रहा है? उनकी यात्रा से ये सरकार क्यों गई हुई है? और असम से गुजर रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजनीतिक टकराव की स्थिति में घिर रही है। आज राहुल गांधी का नगांव जिले में श्री शंकर देव मठ मंदिर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उन्हें 17 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश से रोके जाने के विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आह्वान किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस मामले पर बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। बीजेपी गूंज है और बीजेपी दुर्भाग्य इस देश में शासन कर रही है। जिन्होंने गांधी के हत्यारे को महामंडित किया हो, जो गांधी के हत्यारे के समर्थक हों और जो लोकतंत्र के हत्यारे हों, इन 10 वर्षों में हमने देखा कि जनता के द्वारा चुनी हुई 9 सरकारें जिन्होंने गिराने का काम किया, उनका शासन इस देश पर है। राहुल गांधी जी की यात्रा में हमला कराना, उसके बाद जिस मंदिर में प्रवेश और पूजा की उन्होंने परमिशन मांगी और परमिशन सरकार ने दी, उसके बाद उनके संग अभद्रता करना, उनकी बेइज्जती करना, उसके बाद मंदिर नहीं जाने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब कौन क्या खाएगा ये तय बीजेपी कर रही है। कौन मंदिर जाएगा, कौन मंदिर नहीं जाएगा, कौन पूजा करेगा, कौन अर्चना करेगा, नहीं करेगा, ये बीजेपी तय कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राष्ट्र का, इस देश का और सनातन धर्म का नहीं हो सकता। और खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं 28 जनवरी को राजधानी देहरादून में कांग्रेस के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि भू स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। तभी इस रैली को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा राजनीतिक अनुभव किया है, इसलिए उन्होंने निर्देश दिया है कि रैली में भू स्तर तक के कार्यकर्ता को शामिल किया जाए ताकि वह उन्हें निर्देश दे सके। साथ ही कहा कि उस दिन कांग्रेस रैली के माध्यम से एक बड़ा मैसेज भी दे सकती है। राजनीतिक दल का अध्यक्ष आ रहा है तो राजनीतिक बातें ही होंगी, और क्योंकि वो खुद एक ब्लॉक के अध्यक्ष रहे हैं और वहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो उनका लंबा अनुभव है। कार्यकर्ताओं को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने चाहा है कि मुझे हर बूथ से लोग चाहिए और हमारा ब्लॉक लेवल का, मंडलम लेवल का और हमारे DCC लेवल के सारे कार्यकर्ता वहाँ चाहिए ताकि उनको मैं दिशा निर्देश दे सकूँ। और हमारे लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और निश्चित ही हम चाहेंगे कोई राजनीतिक बड़ा संदेश वो हम लोगों को देके जाए। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।